हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो याद रखना न्यूमेरिकल्स में तीन अलग अलग मेथड्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड वन इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब हम लोग ध्यान रखेंगे तीनों में से कोई भी मेथड से आपको सम सॉल्व करना आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। प्रोडक्ट मेथड को एक और नाम से जाना जाता है विच इज वैल्यू एडेड मेथड, जो बहुत शॉर्ट मेथड है। सेकेंड वन इज इनकम मेथड, जिसके फॉर्मूला में थोड़े कंपोनेंट्स ज्यादा है। एंड लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें भी दो तीन एडजस्टमेंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड विच इज प्रोडक्ट मेथड। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला आ जाता है, इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि सम में अपना आंसर ना आए। तो सबसे पहले फॉर्मूला अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। सो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बोला, कौन सा फॉर्मूला है? वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। सो वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। क्या लिखा है मैंने? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नॉर्मली क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दिया होता है। इन केस वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको नहीं दिया है तो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट भी फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या लिखेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इन केस वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। और अगर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो लोग इंटरमीडिएट गुड्स को रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो याद रखना, रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स डेफिनेटली क्वेश्चन में दिया होगा आपको। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में शायद आपको चेंज इन स्टॉक भी ना दिया हो, तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? चेंज इन स्टॉक। और ये चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, रेयरेस्ट सम में ऐसा शायद हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक ही ना दिया हो, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। तो उस केस में आप लोग चेंज इन स्टॉक को डायरेक्टली क्या कंसीडर कर लोगे? क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो जब आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हो तो नॉर्मली आपका आंसर जो आता है वो आता है जीडीपी एमपी। दैट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, रूल याद रख लो, कुछ भी हो जाए हमारा आंसर किसमें आना चाहिए? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके अलावा और कोई स्कोप नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में अगर सपोज आपको बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एट फैक्टर कॉस्ट, तो फिर डेफिनेटली आंसर भी किस में लेके आओगे? फैक्टर कॉस्ट में लेके आओगे, जीडीपीएफसी। पर अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आंसर कंपल्सरीली किस में आना चाहिए? जीडीपी एमपी में। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर क्या है अपना? जीडीपी एमपी। बट 90% क्वेश्चन में, चाहे वो आपका प्री बोर्ड है या बोर्ड है, कुछ भी है, उसमें वो लोग आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलते हैं? कैलकुलेट नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब हमेशा क्या होता है? एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें मिला क्या है? जीडीपी एमपी मिला है। तो सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे? तो प्लस एनएफआई। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी।
अगर इतना आप फॉलो करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा नेशनल इनकम विच इज NNPFC। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सबसे सिंपल और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लो, ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू एडेड मेथड है। सिंपल है ये। अच्छा, मैंने आपको बोला नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड होते हैं? 3। उसमें से पहला मेथड हमारा हो गया विच इज प्रोडक्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो हमको बोला गया है वो बोला गया है इनकम मेथड। कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। तो एक बार इनकम मेथड का भी फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। सो इनकम मेथड इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहले क्या आएगा? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मतलब टोटल कितनी चीजें कंसीडर करने वाले हैं? 3। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। टोटल 3 चीजें प्लस करनी है। बट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आएगा? सपोज करो आप लोग मेरे अंडर में काम करते हो, आप लोग मेरे एम्प्लॉयज हो। मैं आपको अगर पे करूंगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हुआ? इनकम है। कौन सी चीजें आपके लिए इनकम है? सबसे पहले सैलरी और वेजेस। अगर मैंने आपको सैलरी या वेजेस पे किया, डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। नेक्स्ट, बोनस और कमीशन। अगर मैं आपको किसी भी तरह का बोनस दे रहा हूं या किसी भी तरह का कमीशन दे रहा हूं तो वो भी आपके लिए क्या हुआ? इनकम। नेक्स्ट वन, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और इन केस मेडिकल अलाउंस। कंपनी आपके घर का रेंट पे कर रही है या आपको ट्रैवल अलाउंस दे रही है, मेडिकल अलाउंस दे रही है, ऐसी कोई भी चीज, तो वो भी आपके लिए क्या है? इनकम। क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ भी मेंशन किया है, डेफिनेटली हम काउंट करते हैं। बट सपोज करो ब्रैकेट में उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन किया है, टुवर्ड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर। टुवर्ड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका 500 रुपए का खर्चा हुआ और कंपनी ने वो 500 रुपए आपको रीएम्बर्स कर दिया, तो क्या वो आपके लिए इनकम है? नहीं है। रीएम्बर्समेंट कभी भी इनकम नहीं हो सकता, तो उसको हम लोग कभी भी काउंट करने वाले नहीं है। नेक्स्ट वन, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्रोविडेंट फंड। क्या बोलेंगे? प्रोविडेंट फंड। आप सबको प्रोविडेंट फंड के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में जब आप लोग कहीं पे जॉब करते हो तो आपकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड माइनस होता है। हो सकता है कि वो जो प्रोविडेंट फंड है वो 12.36 के आसपास हो। हम लोग राउंड फिगर कंसीडर करते हैं 12.5%। सपोज करो मैं आपके वहां पे जॉब करता हूं और आप लोग मुझे सैलरी पे करते हो 10,000। कितनी सैलरी पे करते हो? 10,000। 12.5% के हिसाब से अगर जाएं तो 1250 होगा। आप लोग एज एन एम्प्लॉयर, मतलब मेरे बॉस हो आप, तो आप मेरी सैलरी में से 1250 रुपए माइनस करके कहां पे डिपॉजिट करोगे? पीएफ अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। अच्छा, ये 1250 आपने मेरी सैलरी में से माइनस किया है। लॉ क्या बोल रहा है कि भाई एग्जैक्ट और 1250 पीएफ अकाउंट में जाना चाहिए, और ये कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एम्प्लॉयर, मतलब बॉस कंट्रीब्यूट करेगा। तो 1250 किसकी जेब से गए? एम्प्लॉय। 1250 किसकी जेब से गए? एम्प्लॉयर। दैट मींस टोटल हर महीने 2500 रुपए कहां पे जा रहा था? पीएफ अकाउंट में जा रहा था। अच्छा, रिटायरमेंट के टाइम पे या 5-7 साल 10 साल बाद जब भी मुझे पैसा विड्रॉ करना है, मैं डेफिनेटली विड्रॉ कर सकता हूं। बट क्या ये पूरे 2500 रुपए मेरे लिए इनकम है? नहीं। इस 2500 में से ये जो 1250 है जो आपने मेरी सैलरी में से माइनस किया था, वो कभी इनकम नहीं हो सकता। भाई मेरी ही सैलरी में से माइनस करके अगर मुझे दोगे तो वो इनकम नहीं।
मेरे लिए इनकम क्या हो सकता है, ये जो एक्स्ट्रा 1250 है जो आपने अपनी जेब से कंट्रीब्यूट किया था, वो मेरे लिए क्या है, इनकम। तो याद रखना क्वेश्चन में कभी भी अगर प्रोविडेंट फंड आपको बोलते हैं तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको बोला जाएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब बॉस का कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो उसको काउंट करेंगे, इट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इनकम। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, तो ध्यान रखना एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो कभी भी इनकम का पार्ट नहीं है। चलो प्रोविडेंट फंड पता चल गया, एम्प्लॉयर हो तो लेंगे, एम्प्लॉय हो तो नहीं लेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन, पेंशन। जब पेंशन की बात करते हैं, पेंशन भी दो तरीके से है। एक होता है रिटायरमेंट पेंशन, तो दूसरा होता है ओल्ड एज पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन हो सकता है मैंने आपके वहां पे 25-30 साल काम किया है और मैंने आपके वहां से रिटायरमेंट लिया है। अब अगर आप लोग मुझे एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे कर रहे हो इस चीज के लिए, तो डेफिनेटली वो चीज काउंट होनी चाहिए, वो मेरी मेहनत का पैसा है। इट इज अ फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में क्या होती है, काउंट होती है। तो अगर रिटायरमेंट इनकम है तो काउंट होगी। पर सपोज करो मुझे ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसीलिए गवर्नमेंट हर महीने मुझे 3000 रुपए दे रही है। क्या वो 3000 रुपए मेहनत का पैसा है? नहीं। तो वो 3000 रुपए कभी भी काउंट होने चाहिए? नहीं। क्वेश्चन में अगर रिटायरमेंट पेंशन दिया है तो डेफिनेटली काउंट होगा, पर अगर ओल्ड एज पेंशन दिया है तो फिर वो काउंट नहीं होगा। तो हम उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें हैं जो नॉर्मली कहां पे काउंट होती है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर क्वेश्चन में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय की अमाउंट डायरेक्टली दे रखी है तो फिर ध्यान रखना ये सब कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको मेन हेड दिया होगा, अंदर के सब हेड आप कभी भी काउंट करने वाले नहीं। ठीक है, तो इतनी चीजें कहां पे आनी चाहिए, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट सेकंड वन कौन सा है आप लोगों को दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब एनी काइंड ऑफ इनकम जनरेटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप कौन सी चीजें काउंट कर सकते हैं? सबसे पहले रेंट। भाई अगर आप लोगों को रेंट मिल रहा है तो डेफिनेटली रेंट क्या है, इनकम है आपके लिए। सेकंड वन इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट इनकम भी काउंट करेंगे हम लोग नेशनल इनकम में। नेक्स्ट वन प्रॉफिट। बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट से सब काउंट होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज रॉयल्टी। अगर सपोज करो आप लोग कोई फ्रेंचाइजी लेने जाते हो, मैं कोई फ्रेंचाइजी ले रहा हूं, से फॉर एग्जांपल मैकडी की फ्रेंचाइजी ले रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी 20 लाख 30 लाख या 50 लाख रुपए। मैंने 50 लाख रुपए जो लाइसेंस फीस दी है दैट इज कंसीडर्ड एज ए रॉयल्टी, और वो रॉयल्टी उस ओनर के लिए क्या है, इनकम है। तो याद रखना ये सारी चीजें भी इनकम है, और ये सब कुछ किसमें काउंट हो रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रॉफिट में से सबसे पहले आप लोग हमेशा क्या पे करते हो, तो डिविडेंड। कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से क्या देती है, डिविडेंड। अच्छा, कंपनी एक और चीज पे करती है विच इज कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी प्रॉफिट में से पे किया जाता है। और जो बच जाता है उसको आप लोग बोलते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या फिर आप उसको बोल सकते हो रिटेन्ड अर्निंग, जो कंपनी खुद के पास रखती है। तो प्रॉफिट भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, तो क्या काउंट करोगे, प्रॉफिट, क्योंकि मेन हेड दिया है तो सब हेड काउंट नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, डिविडेंड दिया है, तो भी क्या काउंट करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। जब भी मेन हेड दिया हो, अंदर के सब हेड काउंट्स नहीं होंगे। तो पहले अपने ने देखा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा देखा ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड वन मिक्स्ड इनकम।
मिक्स्ड इनकम के लिए बोला जाता है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। क्या बोलते हैं? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। सपोज करो कोई इंसान डॉक्टर के पास गया, क्लिनिक में गया ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर ने पूरी तरीके से चेक किया सब कुछ, डॉक्टर ने फीस बोली 1000 रुपए। आप जब उस क्लिनिक के डॉक्टर को 1000 रुपीज पे करते हो तो क्या आप ऐसा कोई बाइफरकेशन करते हो कि डॉक्टर 800 रुपए ही आपका ट्रीटमेंट का है, बाकी के 200 रुपए जो दे रहा हूं वो आप प्रिस्क्रिप्शन बना के दे रहे हो, दवाइयां लिख के दे रहे हो, कुछ दवाइयां आप अपने पास से दे रहे हो, आप क्लीनलीनेस मेंटेन करते हो, इन सब चीज का है। क्या बोल सकते हैं ऐसा हम लोग डॉक्टर को? नहीं बोल सकते। मिक्स्ड इनकम मीन्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल which cannot be bifurcated between labor income and entrepreneur's income। आप मेरी लेबर इनकम और एंटरप्रेन्योर इनकम को कभी डिवाइड कर सकते नहीं हो, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए मिक्स्ड इनकम। और मिक्स्ड इनकम की सबसे अच्छी चीज कि उसके अंदर कोई बाइफरकेशन नहीं, कोई सबहेड नहीं। इन शॉर्ट 3 चीजें प्लस करोगे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ये 3 चीजें क्या करनी है हम लोगों को? ऐड करनी है। और जब हम ये 3 चीजें ऐड करते हैं, ये पूरा आपका फॉर्मूला है। प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया कि फाइनल आंसर क्या आता है? जीडीपी एमपी आता है। इनकम मेथड में आपका फाइनल आंसर कुछ भी हो जाए एनडीपीएफसी। क्या आंसर आएगा? एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट अगेन सेम, जो हमारा मेन कंसर्न है, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं ये लोग? मेनली क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल इनकम। और मैंने आपको सिखाया नेशनल इनकम मतलब कुछ भी हो जाए, एनएनपी एफसी। लेकिन मुझे मिला क्या है? एनडीपीएफसी। चलो चेक करते हैं। नेट और नेट सेम, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस एनएफआई। प्रोडक्ट सेम, फैक्टर कॉस्ट भी सेम। और यहां पे आपका इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? कंप्लीट होगा। कौन सा फॉर्मूला? इनकम मेथड का। तो टोटल इतनी चीजें हैं जो डेफिनेटली किस में आनी चाहिए? इनकम मेथड में आनी चाहिए। इसके बाहर की मोस्टली कोई भी चीज आती है ना, आप उसको बहुत आसानी से इग्नोर कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम एलिमेंट्स मैंने कवर किए इस फॉर्मूला के अंदर। 2 फॉर्मूला थॉरोली होने चाहिए अभी तक में, पहला प्रोडक्ट और दूसरा इनकम मेथड। लास्ट हमारा जो मेथड है विच इज अवर एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड है लास्ट वन? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड नाम से पता चलता है कि हम लोग हमारी कंट्री के सारे एक्सपेंसेस को क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। अच्छा, कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? फर्स्ट वन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है वो। नेक्स्ट वन, प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब बिजनेसमैन एक तरीके से जो इन्वेस्ट कर रहा है या आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। नाम से पता चल रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कौन इनकर करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी भी चीज पे खर्चा कर सकती है, कंजम्पशन पे भी और इन्वेस्टमेंट पे भी। इसीलिए यहां पे मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर लिखा है। नेक्स्ट वन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बिजनेस में आपने जो भी इन्वेस्ट किया है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वन, चेंज इन स्टॉक। क्या कंसीडर करेंगे? चेंज इन स्टॉक। एंड फाइनली लास्ट वन, नेट एक्सपोर्ट्स। टोटल इतनी चीजें अगर आप ऐड करते हो तो एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर आ ही जाएगा। लेकिन 3-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है।
चेंज इन स्टॉक आपने पहले भी देखा था, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अच्छा, क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दिया हो तो अपने प्लस करते हैं, तो सेम तरीके से अगर नेट इंपोर्ट दिया है तो प्लस नहीं, उसकी जगह क्या करेंगे, माइनस। नेट एक्सपोर्ट है तो प्लस और नेट इंपोर्ट है तो माइनस। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला, अगर क्वेश्चन में यहां पे फिक्स्ड वर्ड यूज किया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर फिक्स्ड वर्ड यूज किया है और क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा है, वैल्यू दी है, तो डेफिनेटली चेंज इन स्टॉक भी क्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए। सिंपल रूल याद रखना है, फिक्स्ड वर्ड दिया है मतलब चेंज इन स्टॉक आएगा, फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया मतलब चेंज इन स्टॉक भी नहीं आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो समझ लो कि उन्होंने ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट्स और स्टॉक दोनों को क्या कर लिया, काउंट कर लिया। तो रूल याद रखो, फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक है, फिक्स्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक भी नहीं है, ये पहली चीज। सेकंड वन, यहां पे क्या आ रहा है, ग्रॉस आ रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड में आपका आंसर अगेन जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। याद हो तो प्रोडक्ट मेथड में भी यही आ रहा था। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस दिया है तो आंसर ग्रॉस में, बट अगर क्वेश्चन में नेट दिया है तो आंसर नेट में, एनडीपीएमपी। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आंसर भी क्या लाओगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेके आओगे आंसर। तो वो चीज हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ग्रॉस दिया है तो आंसर ग्रॉस में, नेट दिया है तो आंसर नेट में। कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन में दोनों दिया है तो दोनों में से कोई भी एक काउंट करो, आपकी इच्छा। ग्रॉस वाला काउंट करोगे तो आंसर जीडीपीएमपी में लाओगे, और नेट वाला काउंट करोगे तो आंसर एनडीपीएमपी में लाओगे। कंप्लीटली आपके ऊपर है, दोनों में से जो भी आपको यूज करना है। और ऐसे सम्स में ना याद रखना, ये लोग मोस्ट ऑफ केसेस में क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन देते ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं देते। बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं, तो भाई बहुत सिंपल है, अपने पहले वाले लेक्चर में भी देखा था। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 330, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300। 330 और 300 का डिफरेंस क्या है, 30। तो ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए कि भाई वो 30 रुपीज क्या है हमारे लिए, डेप्रिसिएशन है। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिक्स्ड वर्ड दिया है तो चेंज इन स्टॉक आएगा, फिक्स्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा। ग्रॉस दिया है तो आंसर ग्रॉस में, नेट वर्ड यूज किया तो आंसर नेट। एक्सपेंडिचर मेथड में इतनी चीजें कंपल्सरीली आपको ध्यान रखनी। प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड में आंसर क्या है अपना, जीडीपी एमपी। बट अगेन हमें चाहिए क्या, एनएनपी एफसी चाहिए। मिला क्या है मुझे, जीडीपी एमपी मिला है मुझे। सर ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन। सर डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे, तो प्लस एनएफआई। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे, तो माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। ये फॉर्मूला यूज करो, अगेन क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। इतने पार्ट के आप एक बात समझो, सिर्फ प्लस और माइनस है, और उसके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का सम आता है या 4 मार्क का सम आ सकता है। तो वो चीज का ध्यान रखना कि ये जैकपॉट क्वेश्चन से एक तरीके से देखा जाए तो इतना फॉर्मूला आपको थॉरोली पता होना चाहिए, आंसर गलत होने का कोई चांस नहीं। और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कि मुझे आता है, बहुत आराम से सॉल्व करो, डेफिनेटली पूरे मार्क्स आएंगे इसके अंदर। तो ये आपके तीनों मेन मेथड्स हुए, विच इज प्रोडक्ट मेथड यानी वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एंड लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आप सब लोगों को ये फॉर्मूलाज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके नेशनल इनकम के कुछ प्रिकॉशंस कवर करेंगे, प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। अभी के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।